हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को, जो 13 और 14 जुलाई की होगी। 13 जुलाई को मैं इस वीडियो को नहीं कहता क्योंकि 13 जुलाई को बहुत ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स थे नहीं। 13 जुलाई को केवल ये आर्टिकल था तो ठीक था। तो मैं ये आर्टिकल टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था, शायद आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। तो इससे वो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि ये पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसे स्कैन करके या फिर डायरेक्टली ज्ञानपीठ _CSE सर्च करके। तो यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ, डेली अपडेट्स और जो कुछ पीवाईक्यूज रहते हैं वो मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो अब शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को। तो पहला ये है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद विपक्ष के आरोपों के दबाव में आयोग ने एसआईआर का फैसला लिया। इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कई कुछ समय से विवाद चल रहा है कि बिहार में पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने पुनः परीक्षण करने का फैसला लिया। फिर विपक्ष ने वो कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुनः परीक्षण तो किया जा सकता है लेकिन उसकी टाइम में, और आधार कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करने का सजेशन दिया, उसी के ऊपर पूरा है। इन्होंने भी कहा कि ये जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो क्यों हो रहा है। तो इन्होंने पहले बताया कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे, फिर उसके बाद जो कई चुनाव आयोग के ऊपर काफी आरोप लग रहे थे, ईवीएम के ऊपर आरोप लग रहे थे। तो यहाँ पे भी लिखा ईवीएम के ऊपर आरोप लगे थे। तो इन्होंने तो कहा है कि 2021 स्टडी दी है कि यहाँ पे लिखी साहब, हाँ ये लिखा है कि इन्होंने ईवीएम को हैक करने के लिए ओपन चैलेंज दिया था कि 7 दिनों को ओपन चैलेंज है, एक भी वोट इधर से उधर कर दीजिए तो हम पूरे चुनाव को रद्द कर देंगे। तो वो किसी ने नहीं कर पाया था। तो ऐसे चुनाव आयोग के ऊपर आरोप उठते रहते हैं। तो इन्होंने ये भी माना कि एसआईआर करना तो सही है। और इन्होंने एक चीज़ ये बताई कि एसआई जो रिव्यू होता है, रिवीजन होता है, वो दो तरीके से होता है हमारे। एक होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें गहन परीक्षण होता है कि कौन मतदाता सूची में फर्जी वोट में शामिल है, कौन ओरिजिनल है, सबके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। और एक होता है एसएसआर, स्पेशल समरी रिवीजन। ये होता है वर्ष में एक बार, जनरली 1 जनवरी के आसपास से शुरू होता है। तो ये क्यों होता है, इसमें कौन कितने लोग नए जुड़े हैं, मतलब जो बच्चा 18 साल से ऊपर का हो गया उसको उसमें शामिल करना, जिसकी मृत्यु हो गई उसको हटाना, ये लगभग हर साल होता है। ये बताया। और इन्होंने अब ये बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों होना चाहिए। इन्होंने बोला कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो लगभग 15 से 20 साल बाद में होना चाहिए, जिससे सही पता चलता है कि कब कितने लोग फर्जी जुड़ गए, क्या नहीं हुए। तो ये इन्होंने यहाँ पे डेटा दिए। और लास्ट टाइम कब हुआ था, 2003 में लास्ट टाइम हुआ था अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो अभी इन्होंने ये तो एक्सेप्ट किया है कि चलो अब सही समय आ गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। ये भी बात सही है। ये देखिए, हाँ अब 22 राज्यों में, अब इन्होंने ये भी कहा है कि अब लगभग सभी राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। ये हो गया। और एक चीज उन्होंने वो किया चुनाव आयोग के ऊपर, जिससे सहमत नहीं है अभी के, वो है टाइम के ऊपर। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये इस टाइम पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाना उचित है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो पूछा था। तो इन्होंने भी यही कहा है कि अभी टाइम ऐसा नहीं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसमें काफी समय लगता है, 1.5 से 2 वर्ष का समय लगता है। क्योंकि उसमें सारे नागरिकों का डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स, कुछ नागरिकों के पास यदि डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको डॉक्यूमेंट खोजने का समय दिया जाना चाहिए, उन्हें पुनर्निरीक्षण का समय दिया चाहिए, उन्हें उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। ये सब प्रक्रियाओं में समय लगता है। तो इन्होंने जो, जैसा हमें पता है कि नवंबर में बिहार के चुनाव है, तो अब इतना समय नहीं है कि एसआईआर किया जाए। इस चीज में बस ये इनसे चुनाव आयोग से असहमत है, बाकी चीजों से सहमत है। तो ये, और ये एक आधार कार्ड वाला मामला था। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड, राशन कार्ड को शामिल करो। इलेक्शन कमीशन ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स दिया था जिसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सलाह दी थी कि आधार कार्ड को शामिल करो। तो इन्होंने बोला आधार कार्ड को शामिल करना वैसा जरूरी नहीं है। क्यों क्यों जरूरी नहीं, क्योंकि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। इलेक्शन कमीशन वही डॉक्यूमेंट को उठाता है जिससे नागरिकता साबित हो, क्योंकि चुनाव देना नागरिकों का अधिकार है और किसी का नहीं। तो जो 11 डॉक्यूमेंट थे, इन्होंने उसके ऊपर तो सहमति दी कि वो सही है, आधार कार्ड को शामिल करना ऐसा जरूरी नहीं है। और इसी के साथ एक जुड़ता है ये फर्जी वोट। फर्जी वोट क्या, चुनाव, बिहार के चुनाव में काफी ज्यादा फर्जी वोट हो रहे हैं। अभी कल एक रिपोर्ट या सर्वे में ऐसा पता चला है। तो कौन कौन फर्जी वोट है, वही रोहिंग्या, बांग्लादेश से जो आ रहे हैं शरणार्थी, वो सब आधार कार्ड या किसी जरिए अपना वोटर आईडी बनवा लिए हैं। तो इसके ऊपर तो यहाँ से ये चीजें प्रमाणित होती हैं कि इसमें बिहार में एसआईआर तो अब होना चाहिए।
तो इस चीज़ के ऊपर ये है, ये छोटा सा देख लीजिएगा, बाकी ये वाला तो आर्टिकल पूरा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो सर है, ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इसको देख लीजिएगा। अब है एक टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या है? सीड बॉल ब्रॉडकास्टिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये क्या है? सीड बॉल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी। ये केवल एक ड्रोन तकनीक है जिसकी मदद से बीज को गिराकर पेड़ लगाया जाएगा। पेड़ कहाँ लगाया जाएगा? वो दुर्गम इलाकों में, जहाँ व्यक्ति आज नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे पहाड़ हो गया, जहाँ बहुत घना जंगल है, बहुत घना नहीं मतलब जहाँ पेड़ नष्ट हो रहे हैं और पहाड़ है, वहाँ जाना संभव नहीं है, वहाँ के लिए है ये सील बर्ड ब्रॉडकास्टिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। बस ये इन्वॉल्व उसमें याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज में जब लिखना हो कि भारत उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी। और दूसरी चीज, एग्रीकल्चर में भी ई प्रौद्योगिकी का पूछता है, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है कृषि की वो किसानों की सहायता करने के लिए ई प्रौद्योगिकी कौन कौन सी है, तो इसको बताइएगा। और इससे क्या फायदा होगा? वही जलवायु परिवर्तन में, और ये बड़े क्षेत्रों में वनीकरण होगा, पौधारोपण होगा तो वनीकरण होगा, तो वही सहायक होगा जलवायु परिवर्तन में, तो ये देख लीजिएगा। अब आते हैं त्रिभाषा वाला मामला। क्या है ये? जो अभी कुछ समय से विवाद में चल रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति में सब कोई देख रहा है। क्या बात विवाद चल रहा है? मराठा वर्सेस हिंदी। हिंदी का विवाद कहाँ से आया? जो बिहार महाराष्ट्र में बाहर से काम करने आते हैं प्रवासी मजदूर, जो बिहार या फिर यूपी या कहीं कहीं मध्य प्रदेश, यहाँ से सब महाराष्ट्र काम करने जाते हैं, तो उनकी उनकी भाषा जनरली हिंदी होती है उत्तर भारत वालों की, और महाराष्ट्र में की मराठी होती है। ये दोनों के बीच विवाद खड़ा हुआ है, तो इसने क्या कहा है? त्रिभाषा सूत्र का। भारतीय भाषाओं की सेतु है त्रिभाषा नीति। त्रिभाषा नीति की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? शिक्षा समितियां, शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग कौन सा शिक्षा आयोग? 1948 का, जिसके अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने त्रिभाषा नीति, फिर उसके बाद जितनी भी समितियां बनी, जितने भी मतलब पॉलिसी आई, वो उसमें सब में त्रिभाषा नीति को अपनाया गया। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी त्रिभाषा को एक्सेप्ट किया। और त्रिभाषा नीति क्या है? त्रिभाषा नीति में एक अपनी मातृभाषा, कोई भी मातृभाषा, मराठी या फिर जो भी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी है मातृभाषा। और दूसरी है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी। तीसरी है ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। ये 3 भाषा को सिखाने का फॉर्मूला है। इससे क्या होगा? ये फायदे यहाँ पे बताए गए। त्रिभा ये रिसर्च के बारे में बताया गया कि रिसर्च में निकला कि जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाषा जानते हैं, फिर 2 या 3 भाषाएं जानते हैं, उनकी सोचने समझने की, एनालिसिस करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ये यहाँ पे बताया। और एक चीज़ यहाँ पे बताइए कि भाषा हमारी केवल बोलने का माध्यम नहीं, भाषा हमारी संस्कृति को जोड़ता है, संस्कृति को बांध के रखने वाला एक साधन है। तो भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये त्रिभाषा के ऊपर है, और इसके क्या क्या संरक्षण के लिए उपाय हैं ये बताए। और भाषा से क्या फायदे हैं? एक सॉफ्ट पावर का है, क्योंकि भाषा एक सॉफ्ट, जैसे अभी पिछले पिछले हफ्ते हमने बात की थी त्रिनाथ की, जब प्रधानमंत्री जी गए थे वहां पे भोजपुरी भाषा से उन त्रिनाथ के लोगों को बोला था, क्योंकि वहाँ की भोजपुरी वहाँ की भाषा है, वहाँ के लोगों की भाषा है। तो भाषा एक सॉफ्ट पावर का भी जरिया बनता है। और ये राजनीति वाला मामला है। क्या राजनीति वाला? महाराष्ट्र में हिंदी और जो मराठा का विवाद है, तो उसने भाषाई तानाशाही का जिक्र किया है, प्रवासी मजदूरों को क्या दिक्कत होगी, अपने लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, ये सब है। ये पॉलिटिक्स वाला थोड़ा। अब देख लेते हैं ये क्षेत्रीय अस्मिता बनाम राष्ट्रीयता। ये भी उसी ये तीनों लगभग एक समान आर्टिकल है, इनको एक साथ ही पढ़ना है, इसीलिए एक पेज में है। इसमें बताया कि प्रवासी मजदूरों की क्या भूमिका है। जो कहते हैं कि हिंदी हिंदी मतलब उनकी संस्कृति में कब्जा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। एग्जाम्पल डेटा ये दिए, ये सब बताया गया, बाकी डेटा इससे निकालना है। डेटा बताया गया कि महाराष्ट्र की जीडीपी कितनी? लगभग 46 लाख करोड़ की, जिसमें से लगभग 9 लाख करोड़ का योगदान प्रवासी मजदूर देते हैं। उसी तरह तमिलनाडु की जीडीपी 31 लाख करोड़, कर्नाटक की जीडीपी 27 लाख करोड़, जिसमें से 4.6 से 6.9% तक का योगदान प्रवासी मजदूर देते हैं, जो उत्तर भारत से जाते हैं। और ये बताया 14 करोड़ से अधिक लोग अपने गृह जिले से बाहर रहते हैं, तो 14 करोड़ से अधिक लोग हमारे यहाँ प्रवासी हैं। तो प्रवासियों के सहयोग के लिए जो डेटा दिए हैं वो ये बताएं। इसमें बताया, तो इससे डेटा निकाल लेना है, इससे डेटा निकाल लेना है, 1-2 लिखने में काम आएगा बस। और ये भी वही चीज़ है, सरकार दूर करे आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता ये राज्यों के बीच में बताया गया कि जैसे बिहार में और महाराष्ट्र में, एक यहाँ पे डेटा दिया गया है ये कि बिहार में
वार्षिक आय कितनी है? एवरेज वार्षिक आय 58,000 रुपये। वही महाराष्ट्र में यही एवरेज आय पहुंच जाती है 2.5 लाख रुपए, लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा। ये बताया है। और ये यहाँ पे एक चीज़ बताया, झारखंड झारखंड उड़ीसा के पास मिनरल्स तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मिनरल्स का सही उनके राज्य में उपयोग नहीं हो रहा है। ये आर्थिक असमानता को दिखा रहा है। और जो एफडीआई एफडीआई के बारे में बताया कि एफडीआई तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जाता है, बाकी राज्यों में बंटवारा नहीं हो पा रहा है एफडीआई का किस तरह उचित रूप से बंटवारा करना है, फिर उनको सहयोग करना, वो बताया। तो उसके लिए एक सजेशन भी दिया है, यहाँ पे दिए हैं इन्होंने। एक सजेशन ये भी है जो नॉर्वे की, जैसा कि नॉर्वे में है, यहाँ पे लिखा हुआ। ये आर्टिकल ठीक से दिख नहीं रहा क्योंकि ये काफ़ी लंबी क्लिप थी, तो कटिंग में आया नहीं है। इसके बारे में कुछ बता ही देता हूँ, उतना ही याद रखना। इन्होंने सजेशन ये दिया है कि ये एक तो वही है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना है, और दूसरा नॉर्वे की तरह। नॉर्वे का एक एग्जांपल दिया था इन्होंने। एक सेकंड में देख रहा हूँ। ये नॉर्वे की तरह इन्होंने कहा है कि सोवरेन मिनरल फंड बनाया जाना चाहिए। नॉर्वे में क्या होता है कि मिनरल्स का फंड है, जिसमें सोवरेन मतलब संसाधन कहीं से भी, जैसे झारखंड और उड़ीसा में संसाधन है, लेकिन वो सोवरेन मिनरल फंड्स में है। फिर सोवरेन मिनरल फंड के तहत जो झारखंड, उड़ीसा और ये सब है, यहाँ पे भी विकास किया जाए। तो आर्थिक समानता लाने के लिए सोवरेन मिनरल फंड नॉर्वे की तरह, ये एक सजेशन है। अब देखते हैं आर्थिकी के लिए चुनौती बना बैंकिंग फ्रॉड। अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट है धोखाधड़ी के मामले में, तो वो उन्होंने कहा है कि बैंकिंग फ्रॉड काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां बैंकिंग फ्रॉड 2022-23 में 12,000 करोड़ रुपए के हुए थे, वही 2024 में लगभग 36,000 करोड़ रुपए के बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं। 3 गुना बढ़ गए हैं। ये बताइए, ये डेटा दिया हुआ 3 गुना बढ़ गए, ये 3 गुना बढ़ गए हैं। बैंकिंग फ्रॉड किस रूप में बढ़े हैं? बैंकिंग फ्रॉड एक तो जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के बाद से नकली नोट काफी ज्यादा आ गए। ये इंटरनल सिक्योरिटी से भी जुड़ेगा, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा ये वाले पॉइंट को। इंटरनल सिक्योरिटी जो जो सीमा पार वाला मामला होता है, आतंकवाद, सीमा पार मामला, आतंकवाद या फिर संगठित अपराध कैसे होते हैं? ये फर नकली नोट के माध्यम से, जाली नोट जिसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान में छापे जाते हैं। एक तो ये हो गया, और एक ये डेबिट कार्ड। जिस प्रकार निजी बैंक काफी ज्यादा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बांट रही हैं, उसकी वजह से निजी बैंकों में आर्थिक फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और तीसरी चीज ये बताइए, जो टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी की वजह से टेक्नोलॉजी आधारित लोन बांटे जा रहे हैं, उसकी वजह से वो बढ़ा, मतलब हमारा फर्जी लोन, बैंकिंग फ्रॉड बढ़ रहा है। तो ये 3-4 तरीके बताए हैं। इसके लिए उपाय क्या कर रहा है आरबीआई? म्यूल हंटर एआई बनाया है। म्यूल हंटर एआई क्या है? म्यूल अकाउंट को पता करने के लिए। अब बात आती है म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट क्या है? जो आपराधिक गतिविधियों को लिए खाता खोले जाते हैं। जैसे कोई एक अकाउंट है, उसमें एक बार ट्रांजैक्शन हुआ, फिर ये खाता निष्क्रिय कर दिया गया, उसे म्यूल अकाउंट कहते हैं। म्यूल अकाउंट की जानकारी के लिए म्यूल हंटर एआई बनाया गया। तो ये इकोनॉमी का आर्टिकल है, लेकिन इसको इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़ना है। वो मामला जुड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे। म्यूल हंटर एआई का नाम आप म्यूल हंटर एआई का नाम इंटरनल सिक्योरिटी में जब सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी का किस प्रकार दुरुपयोग होता है, उसका जिक्र, ये वाला पॉइंट भी इंटरनल सिक्योरिटी में करना है कि लोग कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, मतलब लोन वाले ऐप बना लेते हैं, फिर उसके बाद फर्जी लोन बांट देते हैं, फिर ब्लैकमेल करने लगते हैं। और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अकाउंट खोलते हैं, म्यूल अकाउंट खोल के अपना मनी लॉन्ड्रिंग या फिर पैसे का ट्रांसफर करते हैं। ये सब संगठित अपराध में जुड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी में भी। ये यूपीएससी का कुछ भी पढ़ना है तो बहुआयामी दृष्टिकोण रखना है। इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इकोनॉमी बस में जुड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी से भी जुड़ेगा। अब आते हैं चांस टू रीपे ग्रीन डेप्ट। इसमें केवल इसके बारे में पता रखना है। यूनाइटेड स्टेट, क्या ये यहाँ पे लिखा, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये क्या है? यूएसएआईडी। ये वही संस्था जिसने भारत को ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति में सहयोग किया था। ये वही संस्था है जो जिसमें इसका कार्यालय मैक्सिको में। पहले बता दो, क्योंकि मैक्सिको से ही हमको याद रहता है ना कि मैक्सिको से नॉर्मन बोरलॉग आए थे। वो आए नहीं थे, और एम एस स्वामीनाथन ने मिलकर भारत में हरित क्रांति के जनक किया था, और वो हाई यील्डिंग सीड्स बनाए थे। तो ये वही संस्था है। और ये संस्था चर्चा में क्यों आ गई है? क्योंकि अमेरिका इस संस्था से बाहर निकल गया है 1 जुलाई से भी। जैसा कि अमेरिका के डोनाल्ड, मतलब प्रधानमंत्री, वो सॉरी
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, कई संस्थाओं से बाहर निकल रहे हैं। जैसा हमने पहले देखा था पेरिस क्लाइमेट डील 2015 वाली, उससे भी बाहर निकल गए हैं, अब इससे भी बाहर निकल आए हैं। तो इसकी भूमिका बस याद रखना कि हमारे यहाँ हरित क्रांति का जनक था, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। और कुछ फैक्ट भी है, कुछ डेटा है यहाँ पे। तो जैसे ये विद बोरलॉग वैरायटी इंडियन फार्मर कुड हार्वेस्ट, ये याद रखना डेटा। जो पैडी है, धान है, मतलब धान जो हाई यील्डिंग वैरायटी से है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है उससे 4 से 4.5 गुना, सॉरी 4 से 4.5 गुना पर हेक्ट 4 से 4.5 टन पर हेक्टेयर। बस ये याद रखना यार डेटा। पैडी 4 से 4.5 टन पर हेक्टेयर बढ़ गई है, हमारी ईल्ड बढ़ गई है पैडी में, धान में। और गेहूं में कितनी ईल्ड बढ़ गई, 1 से 1.5 टन पर हेक्टेयर। ये डेटा याद रखना है। ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर जब कभी लिखना हो एग्रीकल्चर में कि एग्रीकल्चर कैसे विकसित हो, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का डेटा लिख देना। और फिर जो ये संस्था थी उससे इंडिया को क्या फायदा हुआ था। एक तो ये फायदा हुआ था कि हमारी उत्पादकता सॉरी हमारी उत्पादकता बढ़ गई थी, ये तो फायदा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी काफी बेनिफिट हुए थे। क्या बेनिफिट हुए थे, इंडियन रिसर्च ऑफ एग्रीकल्चर, क्या था, एक सेकेंड, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत में कई प्रकार की वैरायटी सीड्स बनाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा। ये याद रखना। तो ये उसके बेनिफिट बताए गए। बाकी ये संस्था काम की, कभी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय मैक्सिको। किस चीज़ के लिए काम करती है, रिसर्च के लिए काम करती है। और हाँ, एक इंस्टीट्यूट का और जिक्र है यहाँ पे, IRRI, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है फिलीपींस में। ये लिखा है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिलीपींस में। ये भी 1960 बनी थी। ये राइस में रिसर्च करती है। जो कोल्ड वॉर चल रहा था तो कोल्ड वॉर चल रहा था, तो ये जो USAID है वो अमेरिका की तरफ से थी, जो IRIS थी वो सोवियत रूस की तरफ से थी, ये रिसर्च के लिए थी। तो ये दोनों ने काफ़ी योगदान किया था भारत की ईल्ड एग्रीकल्चर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, फिर उसके बाद काफ़ी रिसर्च करने के लिए। तो बस इसमें यही 2 चीज़ के बारे में याद रखना है, IRII, USAID। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है। हमने देखा अभी पहलगाम अटैक के बाद भारत ने कह दिया था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, मतलब हम उसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, हम उसको उसके प्रावधानों को नहीं मानेंगे। उसी के बाद पाकिस्तान क्या हुआ, पाकिस्तान चला गया मध्यस्थता न्यायालय जो हेग में है, वहां से मध्यस्थता न्यायालय ने कहा कि भारत के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि भारत वो संधि को ना माने, क्योंकि संधि में तो लिखा है कि भाई आपको मानना पड़ेगा। तो भारत ने बोला नहीं, हम उस संधि को नहीं मानते, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी सोवरेनिटी, हमारे सिविलियंस को खतरा पहुंचाया, इसलिए ये संधि को अभी हम स्किप करते हैं। तो बस इसमें इतना ही मामला। बाकी इसमें बताया गया पहलगाम अटैक के बारे में पहले बताया गया, फिर हेग न्यायालय में क्या क्या पाकिस्तान ने कहा। बस ये याद रखिए कि 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई थी, इतना याद रखना है। भारत और पाकिस्तान, जो सिंधु नदी, इंडस नदी की 6 नदी है, उसका बंटवारा हुआ था। बस ऊपर की जो 3 नदी, सिंधु झेलम चेनाब, रावी व्यास सतलुज भारत के पास है, सिंधु झेलम चेनाब पाकिस्तान के पास है। बस इतना, ये 6 नदी, इनकी मैपिंग के समय इनका मैप देखेंगे। बस इतना याद रखना। बाकी मैंने बता ही दिया कि जो हेग न्यायालय है वो उसने भारत को मना किया, लेकिन भारत ने बोला नहीं, हमारी सोवरेनिटी पे खतरा है, ये यहीं पे लिखा हुआ। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर